क्लास 9 की जो वीडियो है वो तीसरे पार्ट पे चलाएंगे हम। कल हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए थे मतलब। तो तीसरा पार्ट जो है वो है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, यानी जीवों में विविधता और उनका वर्गीकरण। तो बच्चों, जैव विविधता क्या है? देखिए, इस प्रकृति में या पृथ्वी पर आज तक हमने बहुत सारे जीव उपस्थित हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे उपस्थित हैं। तो इनकी जो फिगर है वो ये है कि अब तक लगभग 19 लाख जो जंतु की प्रजातियां हैं उनकी खोज हो चुकी है और लगभग 3,50,000 पादप प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। यानी जंतु 19 लाख है और जो पेड़ पौधे हैं वे 3.5 लाख जो हैं उनकी खोज की जा चुकी है। अब देखिए, 3.5 लाख पेड़ पौधों को अब हम ऐसे अध्ययन कर नहीं सकते, उनमें भी कुछ अंतर होता है, डिफरेंस होता है। और इसी प्रकार जीव जंतुओं में भी अंतर होता है। भाई मछली जो है जल में रहती है और हम जो है थल में रहते हैं, वो वहीं से। तो हम इन सब बातों को देखते हुए, यानी जो अंतर होता है जीवों में, तो उसको कहते हैं जैव विविधता। यानी जो विभिन्नताएं देखने को हमें जीवों में मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग जो है रोजन ने किया था। रोजन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1985 में किया था। जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा कि खाद्य श्रृंखला पड़ी होगी, खाद्य जाल पड़ा होगा, तो इनकी विविधता के कारण ही क्या होता है? प्रकृति में संतुलन बना रहता है। अब देखो कैसे, मान लिया जो पशु होते हैं, पशु में भी कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। अब यदि शाकाहारी पशु न हो तो क्या होगा? देखिए, इनका इस तरह से चलता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकृति में भोजन के उत्पादक कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं, पैदा करने वाले कहलाते हैं। और यदि उनको जीव जंतु या शाकाहारी जीव जंतु न खाए तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी पर, पूरी प्रकृति में पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर, यदि उन शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु न खाए तो क्या होगा? मांसाहारी जंतु ना हो तो ये जो शाकाहारी जंतु है ये अत्यधिक वृद्धि करते चले जाएंगे और ये पूरी प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं इनको समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देंगे नहीं तो इनकी अधिकता हो जाएगी। तो इसलिए प्रकृति जो है अपने आप ही संतुलित रहने के लिए उसमें जो विभिन्न जो जीव बने हुए हैं तो वो बड़े अत्यधिक आवश्यक है। तो इन्हीं के कारण जो है प्रकृति अपने आप संतुलित रहती है और संपूर्ण जो खाद्य परितंत्र है वो आपूर्ति उसकी बनी रहती है, वो संतुलित रहता है। तो आई बच्चों बात समझ में कि विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जीव जंतु में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं तो वो क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। तो अब वर्गीकरण, दूसरा है वर्गीकरण। अब देखिए, इन जीवों की वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तो वर्गीकरण आवश्यक इसलिए है कि हम जो है जंतुओं का या पौधों का अध्ययन सुविधापूर्वक कर सके। यानी हमने जब क्लासिफिकेशन किया, अंग्रेजी में लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अध्ययन को सुगम बना सके, सरल बना सके। भाई हम अध्ययन तो कर रहे हैं पेड़ पौधों का, उसमें जंतु घुस जाए, या पेड़ पौधों में भी हम ऐसे पौधों का, ऐसे पादपों का अध्ययन कर रहे हैं जो मरुस्थल में होते हैं और वहीं पौधे आ जाते जल में रहने वाले, तो उनका अध्ययन कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन में इनके वर्गीकरण की आवश्यकता हुई कि हम अध्ययन जो है सरलता से या सुगमता से कर सके। दूसरा जो है विकास कर्म का ज्ञान, यानी हमें इसका ज्ञान हो जाएगी जैसे प्रकृति पर सबसे पहले पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव जंतु आए, उसके बाद में किस प्रकार के आए, यानी
किस जीवों से किनका निर्माण हुआ। तो हमारा जो विकास कर्म का जो है उसका ज्ञान हमें इस प्रकार से हो जाए, तो इसलिए हमें इनके क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हुई या वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। तीसरा जो है नए जीवों की खोज करना, यानी कुछ जीव जो है मान लिया हमने अभी तक तो 19 लाख तो जंतु की खोज कर चुके हैं और 3.5 लाख पादपों की खोज हो चुकी है। अब उसके बाद कोई हमें ऐसा जीव ऐसा पादप मिल जाए जो उसमें नहीं है, तो उसके जो है लक्षण अलग है उनसे, तो उसका अध्ययन करने के लिए या उसकी खोज करने के लिए हमें ये वर्गीकरण की आवश्यकता अत्यधिक होती है। संयोजक कड़ियों का ज्ञान, कुछ जीव जंतु या कुछ पादप ऐसे पाए जाते हैं जो दो वर्गों की कड़ियों जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि आर्गोबैक्टीरियस है। आर्गोबैक्टीरियस में जो है सरीसृप और पक्षी वर्ग के लक्षण दोनों को पाए जाते हैं। सरीसृप मतलब जिसमें ये आपकी छिपकली वगैरह आते हैं, और पक्षी जो उड़ते हैं जो इनके बीच की कड़ी है, इनको जोड़ने वाली जो कड़ी है संयोजक कड़ी, वो आर्गोबैक्टीरियस है। तो हमें इनका भी ज्ञान हो जाता है। इसके बाद अनुकूलन का ज्ञान, तो अनुकूलन इनके किस प्रकार का पौधा, किस प्रकार का जंतु किस वातावरण के लिए अनुकूलित है, कैसा वो अनुकूलन बना सकता है, कैसे किस प्रकार से मार सकता है। तो इस ज्ञान के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। समानताओं और विभिन्नताओं के कारण किन वर्गों के जीव या किस प्रकार के जीव जो है किस प्रकार से जीव जंतु से मिलते जुलते हैं, कौन सा वर्ग किसके अधिक समानताएं पाई जाती है, किसके अंदर जो है इसके प्रति विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इन सब का ज्ञान जो है हमें किसके द्वारा होता है, वर्गीकरण के द्वारा ही होता है। और दूसरा, संग्रहालयों में जो आपके म्यूजियम बने हुए हैं उनमें जो जीवों का रखरखाव है, रखरखाव में सुविधा, तो जो दुर्लभ प्रजाति हो चुकी हैं, जो लुप्त होने के कगार पर हैं या लुप्त हो चुके हैं, तो उनको भी हम संग्रहालयों में संग्रहित करके रख सकते हैं इस वर्गीकरण के द्वारा, कि भाई इस वर्ग का ये इस प्रकार वर्ग का ये पौधा है, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका भी हमें वर्णन या इसका भी जो ज्ञान है हमें किसके द्वारा होता है, वर्गीकरण के द्वारा ही होता है। तो मैंने बताया कि आपको नए जीवों को पहचानना, इन्हें सही नाम देना और तथा विषम लक्षणों के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में रखना तथा वर्गों में रखना, ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण और इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, उसको कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकरण या वर्गीकी जो है टैक्सोनोमी के नाम से, टैक्सोनोमी कहते हैं अंग्रेजी में। टैक्सोनोमी जो है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है। टैक्सिस कहते हैं व्यवस्था, और कर्म में रखना, नोमोस यानी नियम या यानी किस, इसका मतलब क्या होगा, यानी ऐसी व्यवस्था जिसका क्रमबद्ध जो है हम नियम से या सिद्धांतों से रख सके, तो उसको कहते हैं क्या, वर्गीकी या वर्गीकरण। तो जीवों को वर्गीकरण करने के लिए हम वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, हम जो ध्यान में रखते हैं वो 4 बातें हैं, 4 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या है, पहचान, जीवों की या पादपों की पहचान करना कि ये इसमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, ये किस वर्ग में रखना उचित होगा, किस संघ में रखना उचित होगा। तो ये सब बातें जो है हम उसमें रखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे भी आप किसी भी चीज आदमी को देख करके पहचानते हैं कि हाँ ये तो उस गांव का है, तो उसी प्रकार से जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करते हैं। दूसरा है वर्गीकरण, जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटना। तीसरा है नामकरण, जीवों को सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम देना, यानी जो सभी के द्वारा मान्य हो, सबके द्वारा उचित हो, मान्य हो, तो ऐसा उसको नाम देना। वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकरण की व्यवस्था तथा उस कर्म को बनाना। तो आधुनिक वैज्ञानिक जगत में वर्गीकी वैज्ञानिक पहचान, वर्गीकरण व नामकरण को वर्गीकरण का आधार मानते हैं। अब जीवों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि एक ही जीव का साधारण नाम अलग अलग देशों में, यहाँ तक तो देश या अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग हो सकता है। भाई
जो जीव हैं उनको हम जो है अपने हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग उसका नाम दिया जाता है, लेकिन हमें तो एक ऐसा नाम देना है उनको जिनको कि पूरे संसार में, पूरे पृथ्वीलोक पर जो है उसी नाम से जाना जाए। जैसे कि गोरैया है, गोरैया का नाम, गोरैया एक छोटा सा पक्षी होता है, तो अलग अलग राज्यों, भारत में ही अलग अलग राज्यों में से दक्षिण भारत में इसको पिच्छुआ बोलते हैं, इंग्लैंड में इसको हाउस स्पैरो बोलते हैं, तथा जापान में सुजनू कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन होगा, मान लिया हमारे यहाँ का आदमी जापान में चले जाए, जापान में तो वो हमारे यहाँ का आदमी जो है गोरैया कहेगा और वहाँ का आदमी उसको क्या कहेगा, सुजनू कहेगा, तो जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसको दूर, इस असुविधा को, इस बात को दूर करने के लिए क्या करते हैं, कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने पद्धति का निर्माण किया, पद्धति का आविष्कार किया, उसको कहते हैं द्विनाम पद्धति, यानी जिसमें दो नामों के मिलकर के जो पद्धति बनती है उसको कहते हैं द्विनाम पद्धति। कैरोलस लीनियस ने सुझाव दिया और उसको सभी ने स्वीकार किया। तो जिसके अनुसार जो है किसी जीव की खोज के पश्चात जीवों का वर्गीकरण में उसका उपयुक्त स्थान निर्धारित करके एक निश्चित वैज्ञानिक नाम देना ही जीव का नामकरण कहलाता है। यानी कोई जीव नया था, उसकी खोज करके उसके वर्गीकरण किया, लक्षणों के आधार पर उसे उस वर्ग में रखा गया और उसके आधार पर ही उसको एक ऐसा नाम दिया गया जो निश्चित हो, वैज्ञानिक नाम हो और वो सभी जगह स्वीकार किया जाता हो। तो इसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस ने सुझाव दिया। द्विनाम पद्धति क्या है? लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचुरल के 10वें संस्करण में इसका वर्णन किया और अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, या वर्गीकरण का पिता भी या जनक भी कहा जाता है। किसको? कैरोलस लीनियस को। इस पद्धति के अनुसार जो द्विनाम पद्धति है में प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग उसके श्रेणी या वंश का होता है, को प्रदर्शित करते हैं, जेनेरिक नाम, इसे जेनेरिक नाम कहते हैं। दूसरा भाग उसकी जाति को प्रकट करता है, स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है, जहां पैसर वंश को और डोमेस्टिकस जाति को निरूपित करता है। आई बात समझ में? जैसे कि मैं बताया था कि घरेलू जो चिड़िया होती है, जो गोरैया होती है, जिसको जापान में सुजनू बोला जाता है, और हमारे दक्षिण भारत में ही उसको बोला जाता है पिच्छुका, और इंग्लैंड में उसको हाउस पैरो बोलते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में उसका जो नाम है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैसर। पैसर होता है उसका वंश, और डोमेस्टिकस होती है उसकी जाति। तो पैसर डोमेस्टिकस उसका एक जंतु वैज्ञानिक नाम होगा। तो जहां भी यदि विज्ञान की भाषा में उसकी बात करेंगे तो सभी स्थानों पर उसको पैसर डोमेस्टिकस जब बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हम गोरैया के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे सरसों है, ये नहीं कि जंतु सरसों यानी पादपों का भी नाम हमने इसी पद्धति से रखा गया है। तो सरसों का नाम रखा हमने ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, तो ब्रेसिका उसका वंश होगा, कम्प्रेस्टिस उसकी जाति हो गई। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। तो इसके जो नियम हैं, इस सिद्धांत हैं, वे किस प्रकार से? किसी प्राणी या पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए, लैटिन भाषा से उत्पन्न होना चाहिए जो उसका नाम होगा। वंश का नाम पहले और जाति का नाम बाद में होना चाहिए। जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं तो तिरछे अक्षर बनाते हैं, और हस्तलिपि में इन नामों को नीचे यदि हम हाथ से लिख रहे हैं तो जब भी हम किसी जीव जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, उसके नीचे जो है लाइन खींच देंगे। अंग्रेजी में वंश का नाम पहला अक्षर जो है बड़ा, और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। यानी जब भी हम अंग्रेजी में इनका नाम लिखेंगे तो इस बात का आगे तक ध्यान रखेंगे कि वंश का नाम जो है, जब वंश लिखेंगे तो वो
जाति का अक्षर बनाएंगे, दो अलग अलग सेपरेट वर्ड होंगे, शब्द होंगे, तो जाति छोटे अक्षरों में ही बनाएंगे। दो अलग अलग प्राणियों के जातीय नाम समान हो सकते हैं, यानी जाति जो है समान हो सकती है, लेकिन उनके वंश कभी भी समान नहीं हो सकते। किसी वैज्ञानिक द्वारा ज्ञात नए प्राणी का नाम तभी स्वीकार किया जाता है जब वह अंतरराष्ट्रीय संहिता का पालन करता हो। तो बच्चों, मैंने आज आपको बताया कि विविधता क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है, और वर्गीकरण में क्या हमें आवश्यकता क्यों होती है, और वर्गीकरण की आवश्यकता होने के बाद में जो है हम जीवों का नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन इसके जन्मदाता थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो इससे जरूर लाभ लेंगे, और आपका जो लिखाई का कार्य है वो कोडविल इंटर कॉलेज www.com पर जो है आपको मिल जाएगा। बच्चों धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।